जेसी शो में आपका स्वागत है। धन्यवाद जगदीश। 2 वर्ष पूरे करने पे पीयूष जी आपको हार्दिक बधाई। आपका आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, जो स्नेह सब जनता ने दिया उसमें ये मौका मिला कुछ काम करने का, और हम सभी मिलके एक परिवर्तन की तरफ देश जाए उसमें सब लगे हुए हैं। उसमें आपका भी उतना ही योगदान है। अलग अलग प्रकार से आपके सुझाव आते रहते हैं, अलग अलग प्रकार से हमें देश की जनता सुझाव देती रहती है। उन सभी को मैं धन्यवाद करूंगा जिनके अटक प्रयासों से ये आज 2 वर्ष के बाद एक प्रकार से हम खड़े हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ। यू आर बीइंग रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस गवर्नमेंट। कैसा महसूस करते हैं आज? मैं समझता हूँ थोड़ा अनफेयर है। कुछ मिनिस्ट्रीज को स्वाभाविक है कि एक प्रोफाइल बनाने का मौका मिलता है क्योंकि वो जनता से जुड़ी रहती हैं। कोयला, बिजली ऐसे विषय हैं जो सीधा दिनों दिन लोगों के जीवन में इम्पैक्ट करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क है। प्रधानमंत्री जी का विजन, सभी मंत्रियों का सहयोग। उदाहरण के लिए अगर वित्त मंत्री मेरे काम में सहयोग ना हो या उनकी मुझे आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस कंटिन्यूसली ना मिले तो आई कुडंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। अगर प्रकाश जावड़ेकर जी, एनवायरमेंट मिनिस्टर, हमारे सब कामों में हमें सहयोग ना देते तो आज यहाँ पे आके नहीं खड़े होते। तो इट्स द प्राइम मिनिस्टर्स विजन एंड हिज encouragement to all of us to work as a team, जिसमें we are all the time supporting each other. I think it's a collective report card of the entire ministry. इस सरकार में बहुत कम ऐसे मंत्री हैं जिनको प्रधानमंत्री का, पार्टी प्रेसिडेंट का कॉमन एप्रिसिएशन है। यू आर वन ऑफ देम। नहीं, वो अलग अलग विषय पे, अलग अलग समय पे सभी का एप्रिसिएशन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत उदार दिल के हैं। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े उदार दिल के हैं। मैं समझता हूं कि सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और कुछ मात्रा में मुझे मौका मिला सबके फीडबैक सम्मिलित हो रहे थे उसको देखने का, और मैं समझता हूं एवरीबडी हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल। एक मैगजीन ने कवर स्टोरी में लिखा कि नरेंद्र मोदी हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स बट स्टिल ही कुड हैव डन बेटर। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं तो समझता हूँ वही एनकरेजमेंट देता है हम सबको, जिससे प्रोत्साहन भी मिलता है कि और ज़्यादा काम करें। जिस दिन कोई भी व्यक्ति ये समझने लग जाए कि मेरा काम हो गया, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन। तो मैं समझता हूँ आप लोग आलोचना करते रहते हैं, आप लोग समय समय पे हमें नए सुझाव और एनकरेज करते हैं कि भाई अभी तक आपने जो काम किया है तो चलो अभी खा पी के हजम हो गया, अब और करना है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और हम इसका स्वागत करते हैं। एक दूसरी हेडलाइन मैंने पढ़ी आपके लिए, कोयले से निकला हीरा। वाह, क्या बात है। तो कोयले में ऐसा क्या चमत्कार किया आपने? नहीं, मैं समझता हूँ कि जब कोयले की खदानें कैंसिल हुई 204, और उसी समय अगर आप याद करें 2 साल पहले का दृश्य, देश में लगभग 2/3 बिजली घर ऐसे थे जिनमें कोयले की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही थी। उस समय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, नॉट ओनली एज अ क्राइसिस, और हम सबको एनकरेज किया कि ये आज जो क्राइसिस देश के सामने है, इस क्राइसिस को एक ऐसी आधारशिला बनाओ कि आगे चल के सदियों तक देश को एक कोयले के विभाग में पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, और लोगों को विश्वास हो कि भारत में क्षमता है अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी बनाने का। तो उस क्राइसिस में हमको मौका मिला। हमने पूरी पारदर्शिता से आगे की नीलामी का योजना भी बनाई और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया बहुत कम समय में। हमारी जो कोल इंडिया, जो प्रमुखता देश के 80% कोयले को सप्लाई करती है, उसके जो लोग थे उनको शायद हमने सालों से कभी एम्पावर ही नहीं किया बड़ी सोच के लिए। प्रधानमंत्री जी की जो विजन है कि देश को समृद्ध भी बनाना है और सुरक्षित भी बनाना है, ऊर्जा सुरक्षा भी उसमें एक बहुत अहम भूमिका है। उसमें कोयले का प्रोडक्शन जब तक बहुत बड़ी मात्रा में नहीं बढ़े तब तक ये ऊर्जा सुरक्षा कभी कायम हो नहीं सकती है। ये बात जब लोगों के दिल को छुई और कोल इंडिया की पूरी टीम ने इसको एक चैलेंज के रूप में ले लिया कि हम 1 बिलियन टन तक बना सकते हैं 2020 में,
तो स्वाभाविक है कि बड़े एग्रेसिव चैलेंजेस लिए, एग्रेसिव टारगेट्स लगाए गए। कई बार ये होता था कि टारगेट ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, इतनी तो परमिशन ही नहीं है माइंड की, लेकिन हम कहते थे नहीं, रखो टारगेट, परमिशंस के पीछे लगो, नई माइंडें खोलो, हमें करना है, दिल में समझते हुए कि ये सुपर ह्यूमन टारगेट है। लेकिन जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट रखोगे तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी आती है। तो मैं समझता हूँ ये सभी जो एक टीम एफर्ट रहा, चाहे वो छोटे से छोटा कर्मचारी कामगार हो, चाहे वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हर पीएसयू ने, हर मिनिस्ट्री ने मिल के जो एक टीम वर्क की, टीम स्पिरिट की भावना सबके सामने रखी, मैं समझता हूँ ये उसका परिणाम है। आखिर मंत्री का कोई दैनंदिन काम में तो दखल अंदाज होता भी नहीं है। तो दिस क्रेडिट रियली गोज टू दैट एंटायर टीम। कोल इंपोर्ट में सुना है आपने 40,000 करोड़ की सेविंग की है। पिछले वर्ष का जो रिवाइज आंकड़ा है वो लगभग 24,000 करोड़ की सेविंग हुई है पिछले वर्ष। करंट ईयर में अनुमान है कि 40,000 करोड़ की सेविंग कोल इंपोर्ट में होगी, और ये सीधा विदेशी मुद्रा भी बचती है। लगभग $6 बिलियन देश की विदेशी मुद्रा बचती है। एक प्रकार से पैसा विदेश में जाता है जिसका हमें कोई भारत में लाभ नहीं है। अब यही पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इस पैसे से सामाजिक काम हो सकता है काफ़ी। कोल इंडिया का प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे हम वित्त विभाग को और डिविडेंड दे सकते हैं। जो शेयर होल्डर हैं इसके, आज 25% शेयर लगभग बाहर हैं, उनको डिविडेंड और मिल सकता है। तो एक प्रकार से ये 40,000 करोड़ देशवासियों को लाभ होगा, सस्ती बिजली मिलेगी। आपको मैं जानकारी देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि एनटीपीसी एक कंपनी ने कोयले की इंपोर्ट कम करके और डोमेस्टिक कोल को और एफिशिएंटली यूज करके लगभग 40 से 50 पैसा प्रति यूनिट बिजली की कीमत कम की है, और कम कीमत पे हर एक डिस्कॉम को बिजली आज मिल रही है। ये साथ में हुआ आपके आने के बाद में राज्यों की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, कितना पैसा आप उनको दे चुके हैं कोयले से? हमने इसको पैसा बांटने का सिलसिला नहीं देखा। जगदीश जी, पैसा जब आप बांटते हो तो उसका सदुपयोग होता है कि नहीं होता है। वैसे मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि पैसे में थोड़ी टंचाई रहनी चाहिए। जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बच्चा भी बिगड़ता है, कंपनी भी डूबती है। मैं समझता हूँ पैसा बांटने की ज़रूरत ही नहीं थी, और हमने बांटा भी नहीं है। थोड़ा ज़रूर इस बात में हमें बड़ी चिंता है कि देश में आज भी 20-22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बिजली पहुंची नहीं है। उसमें ज़रूर केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सक्षम बनाया, उनको पैसा दिया है जिससे वो तेजी से विद्युतीकरण बढ़ सके। तमिलनाडु में आपने कहा कि करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसलिए लॉसेस होते हैं वहाँ। नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। वास्तव में मैं रिकॉर्ड पे हूँ कि देश भर में मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला है। सभी राज्यों ने इस बात को एहसास किया है कि आज बिजली अगर हम नहीं दें तो जनता माफ़ नहीं करेगी। आप राजस्थान का इस देख लीजिए, 55,000 करोड़ का लॉस किया, मतलब शायद जनता को चोरी की छूट दे दी, इंडस्ट्रीज को चोरी की छूट दे दी, सस्ती बिजली देने की कोशिश की होगी, इसीलिए लॉस किया होगा। इनएफिशिएंसी तो थी, वो अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद जनता ने लगभग 80% सीटें विपक्ष को, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी को, भारतीय जनता पार्टी को देके पिछली सरकार को घर बिठाया। क्यों? क्योंकि जनता भी समझती है कि ये लॉस अल्टीमेटली जनता के कंधों का ही बोझ बनने वाला है। अगर ये एफिशिएंटली चलता तो जनता को 24 घंटे बिजली भी मिल सकती थी और ये बोझ भी उनके गले नहीं आता। इसी प्रकार से मैं सभी राज्यों के साथ लगातार संपर्क में हूं। आखिर आप देख सकते हैं, उदय वॉलंटरी स्कीम थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे संदेश दिया जब एग्रीमेंट साइन किया कि ये जनता के हित में है, उत्तर प्रदेश के हित में है, और मैं धन्यवाद करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के साथ में इस समस्या का समाधान करेगी। बिहार में हम चुनाव हारे ही थे, 15 दिन के भीतर उन्होंने इस योजना के साथ जुड़ने का निर्णय लिया, और दोनों निर्णय सही थे, अच्छे थे, और मैं सराहना करता हूं उस निर्णय की। इसी प्रकार से मैं समझता हूं बाकी भी सब राज्य, कई तो आ ही गए हैं, मेजर राज्य सब आ गए हैं। 5 राज्यों में चुनाव था, चुनाव के तुरंत बाद
मुझे पूरा विश्वास है वो राज्य भी उदय के साथ जुड़ जाए। तो नेक्स्ट 3 साल के लिए उदय में क्या है विजन, रोड डॉक्यूमेंट, इस तरह से? उदय एक ऐसी योजना है जो 2-3 बहुत प्रमुख पहलू हैं इसके। एक सबसे बड़ा पहलू जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जब टीम इंडिया की कल्पना रखी और टीम स्पिरिट में काम होना चाहिए, उदय वास्तव में उस टीम स्पिरिट का एक जीता जागता प्रतीक है। क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की नहीं है, हमारी नहीं है या भाजपा की नहीं है, ये योजना सभी स्टेक होल्डर्स ने मिल के तय की है। इट इज अ विन विन सोल्यूशन, हर एक को लाभ है इसमें। और ये लाभ तय भी किया है सब स्टेक होल्डर्स ने, चाहे बैंक हो, राज्य सरकारें हो, डिस्कॉम और केंद्र सरकार का भी उसमें योगदान। केंद्र सरकार के सब विभाग जुटे, वित्त मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, केमिकल्स मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय, सब ने इसमें योगदान दिया। सभी राज्य सरकारों के विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया। डिस्कॉम्स की समस्याएं, बैंकों की समस्याएं, उपभोक्ताओं से बात की गई, उनकी क्या समस्याएं, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए, सबको सम्मिलित करके टीम स्पिरिट के हिसाब से बनी हुई योजना, सभी को लाभ देने वाली, विन विन। और सबसे बड़ा पहलू उदय में पहले के निस्बत फर्क क्या है कि इसको एक बहुत ही होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया गया है पूरे बिजली क्षेत्र को। तो इससे ना तो पुराने समस्या को हम हल करेंगे, आगे 2-3 साल का रोड मैप बड़े माइक्रो डिटेल में तैयार किया गया है और इसको कोई हमने सरकारी फाइलों में नहीं रखा है। जिस जिस राज्य के साथ एग्रीमेंट बन रहा है उस एग्रीमेंट में ही लिखा है कि ये हम पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। तो मेरी वेबसाइट पे, सरकार की वेबसाइट पे पूरी एग्रीमेंट फुल डिटेल्स के साथ जनता के समक्ष है। तो जनता हमारे काम को मॉनिटर करे, क्या केंद्र सरकार ने क्या जिम्मेदारी ली थी, राज्य ने क्या ली थी, डिस्कॉम ने क्या ली थी, हमने सब कुछ जनता के समक्ष रखा है, जिससे हमारी भी मॉनिटरिंग होती रहे और हम अकाउंटेबल हों जनता को रिजल्ट्स दिखाने में। और आगे के लिए उदय में एक ऐसी प्रावधान रखे हैं कि आगे चल के इन डिस्कॉम्स को लॉस में जाने देने से किसी को फायदा भी नहीं है और कोई जाने देने के लिए सक्षम ही नहीं होगा। तो अगर लॉस करेगी कोई डिस्कॉम 2019 के बाद तो स्टेट गवर्नमेंट को पूरा भुगतान करना पड़ेगा, कोई बैंक उनको 1 रुपया लोन नहीं देगा। पावर थेफ्ट को कैसे हैंडल करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे कोई बना? जगदीश जी, ये पावर थेफ्ट के बारे में भी काफी गलत धारणाएं हैं जनता में। जरूर कुछ लोग पावर थेफ्ट में इन्वॉल्व होते हैं, छोटे तबके के लोग भी, पर मुझे जैसे जैसे मैंने इसको गहराई से स्टडी किया, मुझे ये जानकारी मिली कि वास्तव में पावर थेफ्ट की अगर कोई बीमारी का कोई गुनहगार है तो ये उद्योग है, बड़े कंज्यूमर्स हैं। छोटा कंज्यूमर बेचारा 100 रुपए 50 रुपए का उसका बिल होता है, क्या तो वो बचाएगा और क्या वो लाइन्समैन या चोरी करने के लिए जो डिपार्टमेंट का सहयोग लगता है उसको क्या देगा। तो वास्तव में छोटी मात्रा में चोरी करने वालों से आज ये समस्या नहीं खड़ी हुई है। ये गरीबों को ना दोष दिया जाए, ये दोष बड़े लोगों का है और इसको हम पूरी सख्ती से इसको रोकेंगे। मैंने सभी मेरे राज्य सरकारों की मीटिंग्स में बात रखी है कि राज्य सरकार जनता को इस बात से अवगत कराए कि चोरी जो हो रही है इसमें हम विसिल ब्लोअर्स बने। अगर हमें पता है कोई कारखाने में चोरी हो रही है, कोई उपभोक्ता चोरी कर रहा है, तो हम जाके इसकी कंप्लेंट करवाएं, बताएं, क्योंकि आखिर चोरी एक करता है, उसका भुगतान बाकी 99 करते हैं। तो मैं समझता हूं इसमें हम जनता को भी इन्वॉल्व करेंगे, एक नेम एंड शेम कैंपेन करेंगे राज्यों के साथ मिलके, जिससे चोरी करने वालों को एक्सपोज किया जाए, जिससे चोरी, मुझे पूरा विश्वास है हम आने वाले कुछ समय में इसको पूरी तरीके से रोक पाएंगे। आपने आज सुबह एक हिस्टोरिक ट्वीट किया है कि 2019 तक भारत के सारे गांवों को बिजली मिलेगी। आर यू कॉन्फिडेंट हो जाएगा ये? वैसे आपको याद होगा जब हमारी सरकार आई थी, प्रधानमंत्री जी ने 2022 का लक्ष्य रखा था कि 2022 तक हर घर तक बिजली पहुंचाई जाए। फिर 15 अगस्त 2015 को उन्होंने, उसका पहला पड़ाव था कि हर गांव तक तो पहुंचे, फिर मजले टोले हैमलेट्स में पहुंचेगी, फिर घर तक पहुंचेगी। उसका लक्ष्य मुझे 1000 दिन का 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा दी, हमें तो, मैंने भी वहां पे बैठे हुए सुनी कि लक्ष्य को और कंप्रेस कर दिया है साहब ने कि गांव तक पहले 1 मई 2018 तक पहुंच जाना चाहिए। पर आपको जान के खुशी होगी, जब मैंने अपने विभाग में चर्चा की तो मेरे विभाग के अधिकारियों ने कहा नहीं साहब, हम 1000 दिन नहीं, हम
765 दिन में ही करके दिखाएंगे, 735 दिन में ही करके बताएंगे। और मैं समझता हूं अब ये लक्ष्य हमने 1 मई 2017 का हमारे इंटरनल लक्ष्य है। और मेरी जो वेबसाइट है गर्व, जिसमें हम इसकी रिपोर्ट जनता के समक्ष रोज की रोज रखते हैं, उसमें हमने डेडलाइन भी 1 मई 2017 ही रखा है, जिससे प्रधानमंत्री जी के पास मैं जाके बोल सकूं कि ये सब लोगों ने मिलके आपके आदेश का पालन किया है, समय के पहले किया है। और अगले जो 1 वर्ष रह जाएगा 17 से 18 मई तक, उस 1 वर्ष में हम ये 18,452 गांव, और जगदीश जी ये सबसे कठिन गांव है, आखिर 70 वर्ष लग गए। साधारण गांव होते तो पहले कर दिया होता, कोई माओइस्ट एरिया में है, कोई पहाड़ों के ऊपर है, कोई घने जंगलों में। हम इन गांव तक पहुंचाएंगे और आगे चल के जो 1 वर्ष बचेगा प्रधानमंत्री जी के दिए गए सीमा में, उसमें इन गांवों में हर घर तक पहुंचाएंगे। एक प्रकार से ऋण है इस देश का कि इन गांवों को 70 वर्ष तक हमने अंधेरे में रखा, तो इनका पहला अधिकार है कि इसमें हर घर तक पहुंचे बिजली। तो इस काम पे जुटे हुए, आपका जनता का आशीर्वाद मिले तो मुझे पूरा विश्वास है ये लक्ष्य पूरा करेंगे। और फिर आगे चल के 2019 तक देश में हर घर तक पहुंचे। जरूर उसके बाद कुछ एबरेशंस रह सकती हैं, अब कोई एकदम ही माओइस्ट एरिया में मैं बिजली कनेक्शन दे ही नहीं पाऊं, या कोई कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करे। आखिर ऐसे भी कई लोग हैं जो अप्लाई नहीं करते हैं। हम जबरदस्ती तो घर में बिजली कनेक्शन तार नहीं लगा सकते किसी के प्राइवेट घर में। पर मुझे पूरा विश्वास है, जिस उत्साह से पूरी टीम लगी हुई है, जिस उत्साह से एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी जो इस काम में लगा है, उसमें जो जोश है कि प्रधानमंत्री जी का सपना हमें पूरा करना है, समय के पहले करना है, तो 22 नहीं 2019 तक करने के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। पावर जनरेशन में क्या रोड प्लान है, रोड मैप? सर, आज ऐसी स्थिति है कि भारत में पावर सरप्लस है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी बिजली जनता मांगेगी, जितनी बिजली राज्य सरकारें मांगे, हम उसको देने में सक्षम है। कुछ छोटे इलाके रह गए हैं जहां ट्रांसमिशन कैपेसिटी का थोड़ा कमी है। कमिंग बैक टू कॉल, आमतौर पे कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, लेकिन आप पे एक आरोप नहीं है, एक कंट्रोवर्सी नहीं है, एक डिस्प्यूट नहीं है, कैसे मैनेज करते हैं सब ये? भगवान का आशीर्वाद है, और एक प्रकार से इसमें जो प्रधानमंत्री जी की निष्ठा है ईमानदारी से काम करने की, और जो उनका संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, उसका बहुत बड़ा हमें सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा उससे हम एम्पावर हो जाते हैं। तो हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया 2 वर्ष में जो कोई इंडिविजुअल कंपनी के लिए या इंडिविजुअल कंपनी को लाभ दे सके। हर एक चीज़ पॉलिसी ड्रिवन है, हर एक विषय को हम गहराई में उसकी रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि क्या इसमें ये विषय क्यों खड़ा हुआ, आखिर ये समस्या खड़ी हुई तो कोई कारण होते हैं। अगर वो कारण जेन्युइन है तो कारण को ठीक किया जाए, अगर कंपनी की गलती है तो फिर माफी मांग ली जाए। तो 2 वर्ष में हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जो इंडिविजुअल बेनिफिट हो। हर एक निर्णय पॉलिसी ड्रिवन है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो हमारे ऑक्शंस हो, नीलामी हो कोयले की खदानों को, वो हमने पूरी पारदर्शिता से की। पीआईबी, आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मीडिया रूम में स्क्रीन पे दिखाते थे ऑक्शन में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ अभी लिंकेजेस को भी ऑक्शन करेंगे। पहले वो एक षड्यंत्र था जो कुछ मात्रा में ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल लेवरेज थी कि जगदीश जी को दे दिया लिंकेज, दूसरे को ना दिया, हमने उसको भी समाप्त कर दिया। अब वो भी नीलामी से दिया जाएगा, पारदर्शिता से, सभी को सामान्य अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से हमने सोलर, नवीकरणीय ऊर्जा के सब बिडिंग को ट्रांसपेरेंट ई बिडिंग किया है, जिससे आप देख सकते हैं कीमतें कहां से कहां पहुंच गई। आज 4.5 रुपए 5 रुपए में मिलती है। एलईडी बल्ब्स को इसी प्रकार से हमने ट्रांसपेरेंटली किया, बड़े स्केल पे किया, ईमानदारी से किया, 1 रुपए की चोरी नहीं होने दी, और इनोवेटिव फाइनेंसिंग लगाई कि जैसे 5 साल में पे होता था पहले। मैंने कहा कौन सरकार के ऊपर 5 साल का भरोसा करके बल्ब देगा, वो तो अपना पूरा पैसा पहले ही निकाल लेगा। मैं बताऊं आपको, 5 वर्ष के बदले हमने 30 दिन में पेमेंट शुरू की, और आपको कभी जाना नहीं पड़ेगा। बैंक से आरटीजीएस से 30 दिन में एलईडी वालों को पेमेंट मिल जाती है। तो क्या आसाम में सरकार बना रहे हैं?
मैं समझता हूं इस देश का हर एक नागरिक देख रहा है प्रधानमंत्री जी के काम को, सराहना कर रहा है। असम में भी सरकार बनाएंगे, बाकी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जनता को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के काम से संतुष्टि हो रही है, उससे आगे चल के भारतीय जनता पार्टी और राज्यों में भी और केंद्र में भी जनता की सेवा कर सकेगी। दिल्ली में कल जो कांग्रेस का छोटा मोटा रिसर्जेंस हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, आप उसकी भी एनालिसिस करिए। ये सीटों के आंकड़ों में लोगों ने इसकी गहराई से अभी तक एनालिसिस नहीं की है। मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसकी जब वोट परसेंटेज देखें तो मुझे लगता है शायद कांग्रेस का जो 8% तक गिर गया था वो 25% बढ़ा है, पर वो बीजेपी के कॉज पे नहीं है। हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ, आपका वोट जो 54 चला गया था वो 29 रह गया। तो चिंता आज आम आदमी पार्टी को करने की जरूरत है कि उनके जो ये बड़े बड़े इश्तिहार, शायद हजारों करोड़ रुपए के जो इश्तिहार उन्होंने आप सबको दिए या सैकड़ों करोड़ रुपए के इश्तिहार, उससे जनता को बेवकूफ बनाना आज संभव नहीं है। और जो एक कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट आम आदमी की तरफ अट्रैक्ट हुआ था वो शायद वापस कांग्रेस के पास गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट को इंटैक्ट रखा। एक आखिरी सवाल, अभी बलिया में एक चमत्कार हुआ। उत्तर प्रदेश में इंप्रेशन है कि भाजपा 3 नंबर पे, लूजिंग ग्रिप, ये सब बातें चलती हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एक फंक्शन किया, प्रधानमंत्री गए, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुटे। तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी फिर से खड़ी हो रही है उत्तर प्रदेश में? बिना संकोच में आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस राज्य का कायाकल्प करेगी और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार से तेजी से विकास पूरे देश में हो रहा है, किस प्रकार से केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से नई नई योजनाएं ला रही है। और मुझे कोई संदेह नहीं है आपको ये बताते हुए कि मेरे खुद के जो उत्तर प्रदेश के दौरे, और मैंने कई जगह पे दौरे किए हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उसके इर्द गिर्द, मेरे को जो दिखने में आ रहा है, जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से खुश है। जनता परिवर्तन चाहती है उत्तर प्रदेश में। उसने बसपा और समाजवादी दोनों को मौका दिया है, दोनों की विफलताएं उनके सामने हैं, दोनों का भयानक भ्रष्टाचार उनके सामने है। कांग्रेस तो वैसे ही इरेलेवेंट होते जा रही है। पूरा विश्वास से मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। वाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।